हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल पर एलपी सीवीटी 2 का अगर बात करिएगा तो 2 सेशन चलता है। एक बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का चलता है और एक ट्रेड का चलता है। ट्रेड में भी बात करिएगा तो 2 सेशन चल रहा है ट्रेड का। एक इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन का, और दूसरा ट्रेड जो चल रहा है वो फिटर का चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं तो इसका सारा वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। इसका इलेक्ट्रीशियन का अगर बात करिएगा तो 5 चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है, और आज जो छठा चैप्टर चल रहा है, इस छठा चैप्टर में आपको मैग्नेट का पार्ट 2 जा रहा है, और ये भी सेशन इसका मैग्नेट का लास्ट लेक्चर होगा। इसी के साथ फिटर में भी 2 लेक्चर हो गया, आपको जल्द तीसरा लेक्चर भी देखने को मिलेगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अगर बात करिएगा तो इसमें आपको बता देते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी तीसरा चैप्टर चल रहा है। इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ये सारा कंप्लीट हो गया है, और अगला जो चैप्टर तीसरा है वो प्रोजेक्शन चल रहा है। प्रोजेक्शन, इसका लेक्चर कंटिन्यू आपको मिल रहा होगा। इसी के साथ बेसिक साइंस की अगर बात करेगा तो एक इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हुआ है और एक स्पीड एंड वेलोसिटी समाप्त हुआ है। स्पीड एंड वेलोसिटी स्टार्ट हुआ है, अति समाप्त हुआ है, और अगला जो स्टार्ट हुआ है वो हीट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो ये भी आपको कंटिन्यू सेशन मिल रहा है। जिस कैंडिडेट का PYQ का जो डिमांड था कि PYQ भी करवा दीजिए जो 2019 में बना है, तो जल्द आपको ये भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये भी 1 से 2 दिन या कल भी आपको चांस बनता है कि कल किसी भी टाइम में हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिएगा। पिछले बार हम मैग्नेट में पार्ट ए हम बताए थे, और पार्ट ए में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। इसी के साथ पार्ट 2 जो आ रहा है इसमें भी आज हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और 30-30-60 जो होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव मैग्नेट का खत्म हो जाएगा। इसी के साथ अगला भी चैप्टर हम लेके आएंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा ट्रेड में बना है। तो आज का पहला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा को ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अब तार के लिए उत्तर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा का आपका बात किया है तो आपको पता है कि दक्षिण हस्त का नियम जब लगाइएगा तो अंगूठा है जो धारा की दिशा को बताता है, और धारा की दिशा जो बता रहा है कि ऊपर की ओर वहन करती है। धारा की दिशा ऊपर की ओर वहन करती है, तो धारा की दिशा अगर ऊपर की ओर वहन करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा निकल के आएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको होगा कौन सा? तो पश्चिम की ओर होगा। जिसे देखिएगा, जिसे एक हिसाब से जब धारा को दिशा जब लीजिएगा पेन हाथ में तो ये जो अंगूठा दिखाएगा वो धारा का दिशा, चारों जो अंगुली दिखाएगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो जाएगा जब धारा को ऊपर करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र किसको बताएगा? तो पश्चिम की ओर दिखाएगा। ठीक पश्चिम की ओर दिखाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बताइए, ये धारा की दिशा हो गया। अब धारा की दिशा होगा तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब ये इस ऊपर में रहेगा, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होगा, तो ये बताइए पश्चिम की ओर जाएगा। हम कह सकते हैं कि ठीक पश्चिम की ओर। कौन सा? तो ठीक पश्चिम की ओर जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है तो उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक क्या है? बोला है कि यदि एक स्थान पर चुंबकीय गति 30 डिग्री और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.6 गॉस है तो उस स्थान पर ऊर्ध्व घटक क्या होगा? तो ऊर्ध्व घटक अगर बात करिएगा तो इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरते हैं, तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा? बोला है कि तांबे के एक बंद छल्ले को क्षैतिज रूप में रखा गया है, क्षैतिज रूप में रखा गया है, और इससे होकर एक क्षण चुंबक लंबवत गुजरता है, तो छल्ले से होकर गुजरते समय चुंबक का त्वरण क्या होगा? तो चुंबक का जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय जन त्वरण से कम होगा, गुरुत्वीय जन त्वरण से कम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण क्या है? बोला है कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के अज्ञात विकिरण के निम्नलिखित गुण बताना है। इसमें 1 और 2 दिया गया है कि उनके तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी है और वह 0.0 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम
के बीच होती है, और दूसरा बोला है कि वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। तो कौन सा विकिरण उपयुक्त विशेषताओं से युक्त है? 4 गो ऑप्शन जिसमें दिया गया है, वो कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों को फुलफिल करता है? तो ये बताइए कि हम बताए थे कि एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ट्रिक याद रखेगा, गाये पद्री असुरेदी, असुरेदी लिख लीजिएगा, गाये पद्री असुरेदी। तो हम बताए थे कि जब इस तरफ आइएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा और इस तरफ जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो गामा के है। उसके बाद कौन सा है? तो एक्सरे है। तो ये बताइए कि एक्सरे ऑप्शन में दिया गया है तो इसी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य, इसी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य भी है, और विद्युत चुंबकीय या विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पथ से विचलित नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो गया? तो एक्सरे हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में जो कहा गया है कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश द्वारा अभिवाह के संबंध में नियम स्थापित करता है। बोला है कि किसी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश, सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश के अभिवाह मतलब प्रवाह के संबंध को क्या बताता है? तो गॉस को बताता है। किसको बताता है? तो गॉस को बताता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र का अगर बात करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ये साई मात्रक जो होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? तो टेस्ला। और टेस्ला का अगर चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक का अगर बात करेगा तो सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है। सीजीएस मात्रक गॉस। और एक टेस्ला का अगर बात करेगा कि एक टेस्ला बराबर कितना होता है? तो 10 के पावर 4 गॉस के बराबर होता है, 10 के पावर 4 गॉस के। तो वही बोला कि किसी भी बंद सतह और सतह के अंदर घिरे हुए शुद्ध आवेश के अभिवाह के संबंध नियम स्थापित होता है किस पर? तो गॉस पर स्थापित होता है। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि दो चुंबक के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो दोनों चुंबक के बीच आकर्षण उनके मूल मान की तुलना में क्या होगा? जैसे ये बताइए, दो चुंबक लेते हैं तो ये बताइए कि एक मैग्नेट, जैसे एक चुंबक की प्रबलता हम m मानते हैं और एक चुंबक की प्रबलता m2 मानते हैं। ये हो गया m1, ये हो गया m2। इनके बीच की दूरी कितना है? तो d है। इनकी बीच की दूरी क्या है? तो d है। तो यहाँ जो दोनों चुंबक के बीच लगने वाले जो आकर्षण या विकर्षण बल जो होता है वो F जो होता है वो म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। अब d को हम r भी कह सकते हैं, तो वही है, d कह लीजिए या r कह लीजिए। तो ये आपको डायरेक्टली फार्मूला हो गया आकर्षण या विकर्षण का गुण, म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको ये भी पता है कि f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 का, और f होगा जो व्युत क्रमानुपाती किसका होगा? तो d स्क्वायर बीच की दूरी का होगा। तो ये बताइए कि बोला है कि दो चुंबक के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है, तो बीच की दूरी को आधा करिएगा तो इस कितना हो जाएगा? तो 1/4 हो जाएगा। बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो दोनों चुंबक के बीच आकर्षण क्या होगा? तो इस सारा कांस्टेंट है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? तो ये लगाना है। अब बीच की दूरी आधा कर दीजिएगा तो एफ जो नया निकलेगा वो क्या निकलेगा? तो 1 बटा बीच की दूरी 1/2, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ये 4 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 गुनी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जिस कैंडिडेट को अगर बेसिक से जानना है तो बेसिक से भी हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। आपको ये बताइए कि एफ जो दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ है वो म्यू नोट 4 पाई m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर है। अब ये बताइए कि नया में क्या बोला है कि नया जो आकर्षण बल होगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई वही होगा, म्यू नोट बटा 4 पाई, और यहाँ क्या हो जाएगा? m1 m2 बट्टा r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर करिएगा। अब इसी के साथ जब आगे देखेगा तो एफ जो नया निकल के आएगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई। ये बताइए कि 2 दूनी 4 अगर यहाँ करेंगे तो m1 m2 तो वही रहेगा, m1 m2 बट्टा r/4, आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 जब ऊपर जाएगा तो नया जो एफ निकल के आएगा वो म्यू नोट बटा 4 पाई m1 m2 बटा आर स्क्वायर गुन्ने 4। अब ये बताइए, यहाँ से देखिएगा, इसको देखिएगा गौर से कि एक इक्वेशन जो फर्स्ट आप लाए हैं ए वाला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा तो देखिए सेम है। तो जो नया एफ जो निकल के आएगा, नया जो एफ निकल के आएगा एफ का 4 गुना निकल के आए, तो हम कह सकते हैं कि कितना गुना बढ़ गया है? तो 4 गुना बढ़ गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा,
इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि, ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों? बोला है कि एक चल कुंडलन यंत्र में कुंडलन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके विक्षेप को इसकी धारा के समानुपाती होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसका विक्षेप जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विक्षेप का मतलब हो गया, जो विक्षेप हो गया, विक्षेप हो गया जो धारा के क्या हो गया, तो समानुपाती हो गया, धारा के समानुपाती हो गया, इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा दोस्त, बता देते हैं कि जो भी कैंडिडेट ट्रेड का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको 75 क्वेश्चन में आपको 27 ही क्वेश्चन लाना है। आप टारगेट करिएगा 35 लाने का, और ज़्यादा इसको डीप में जाने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ कैंडिडेट का कहना ये भी होगा कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल है जो आप स्किप कर दे रहे हैं। तो देखिए, कुछ न्यूमेरिकल है जो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। आप इसमें 70 नंबर लाके या 60 नंबर लाने में कोई भी फायदा नहीं है। जो भी एफर्ट लगाना है पार्टी में लगाइए। यहाँ सिर्फ पासिंग मार्किंग लाइए, 30 या 35 टारगेट रखिए, और जो भी एफर्ट लगाना है पार्टी में लगा सकते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि कोई भी धारा वामावर्ती दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। बोला है कि यदि कोई भी धारा है जो वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता क्या होगी। तो नजदीकी ध्रुव की ध्रुवता कौन सा होगी, तो दक्षिणी ध्रुव होगी। नजदीकी ध्रुव की जो ध्रुवता होगी कौन सा होगा, तो दक्षिण ध्रुव होगी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो बोलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन प्रक्रिया से यह साबित होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो एक ज्वायक्रिय है। कौन सा, तो ज्वायक्रिय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थायी चुंबक का परीक्षण किया जाता है। अस्थायी चुंबक का परीक्षण का अगर बात करेगा तो आपको पता है कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है, तो स्टील का बना होता है। स्टील कह लीजिए या इस्पात कह लीजिए, इस्पात का बना होता है। तो अस्थायी चुंबक होता है जो इस्पात का बना होता है, और इसको परीक्षण करने के लिए पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का हम प्रयोग करते हैं। पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक प्रेरकत्व वाला एक विद्युत परिपथ का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस सीधा न्यूमेरिकल दिया और इसका जो सोल्यूशन है बहुत लंबा है, इसलिए इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन ही बताएंगे आपको, क्या कि इसका सोल्यूशन यहाँ करना पॉसिबल नहीं है। अगर देखिएगा, इसमें बोला है कि एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य परिकत्व गुणांक 5H है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। बोला है कि एक इंडक्शन कॉइल का अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक 5H है और प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पीयर से 10⁻³ सेकंड में शून्य हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो 25,000 वोल्ट होगा। 25,000 वोल्ट होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और प्रोडों की लंबाई दोनों ही दुगनी कर दी जाए तो इसका स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस हो जाता है। बोला है कि किसी भी प्रेरण कुंडली के चक्रों की संख्या और क्रोडों की लंबाई दोनों ही 2 गुनी कर दिया जाता है, तो इसके स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली इंगित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी अंगुली का बात करेगा तो तर्जनी अंगुली है जो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। अगर बात करेगा तंजनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। मध्यमा का अगर बात करेगा तो मध्यमा जो होता है वो धारा को बताता है। मध्यमा होता है जो धारा को बताता है, और अंगूठा होता है जो बल को बताता है। अंगूठा होता है जो बल या गति को बताता है। तो अंगूठा बल या गति को होता है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी को बताता है, और धारा है जो माध्यम को धारा मध्यम या मध्यम अंगुली होता है जो धारा को या ईएमएफ को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। बोला है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित
विद्युत वाहक बल होता है। तो स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे बोला है कि एक विद्युत वाहक बल स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कब? जब कुंडली से जुड़ी फ्लक्स में परिवर्तित होता है। समझिएगा, जैसे ये बताइए कि EMF जो होता है वो -N डी फाई बाई डी टी होता है, -N डी फाई बाई डी टी होता है। अब फाई का अगर बात करेगा तो फाई है जो फ्लक्स है, फाई है जो फ्लक्स है, और फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो वेबर होता है। क्या होता है? तो वेबर होता है। अब समझिएगा फ्लक्स आता कहाँ से? तो ये ले लीजिएगा नॉर्थ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। और इसमें से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो मैग्नेट जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं जाता है, और इसी को कोई भी चालक तार इसको काटता है तो यहीं से क्रिएट होता है कौन सा? तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र का, ये जो हो गया, इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? तो फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। और बोला था फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। ये बताइए यहाँ जब ये घूरेगा तो ये फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। तो EMF का फॉर्मूला कौन सा हो गया? -N डी फाई बाई डी टी। ये फाई हो गया कोची, तो फ्लक्स हो गया। और ये जो स्टेटमेंट कौन दिया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? तो फैराडे साहब ने दिया था, फैराडे ने दिया था। और फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। EMF मतलब धारा का ही बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन हो। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि जब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किस ज्ञात करने के लिए किया जाता है? आपको पता है कि फ्लेमिंग का अगर बाएं हाथ का नियम का बात करेगा तो फ्लेमिंग ने 2 लॉ दिया था। फ्लेमिंग का 2 नियम होता है, एक दायां हस्त होता है दायां, और एक होता है बायां। तो फ्लेमिंग का दायां हस्त तो बायां हस्त। दायां में अगर बात करेगा तो दायां पर कौन काम करता है? तो जनरेटर काम करता है, जनरेटर। और बायां पर अगर बात करेगा तो इस पर कौन काम करता है? तो मोटर काम करता है। अब इसमें आपको पता है कि अंगूठा अगर बात करेगा तो अंगूठा किसको बताता है? तो अंगूठा है जो बल या गति को बताता है, बल या गति को बताता है। फिर इसी में अगर बात करेगा कि जो तर्जनी होता है वो तर्जनी किसको बताता है? तो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और अगर बात करेगा मध्यमा का, अगर बात करेगा तो मध्यमा है जो धारा को बताता है, धारा या EMF को बताता है, धारा या EMF को बताता है। इसी तरीका से यहाँ भी जनरेटर में भी होता है, जो अंगूठा होता है। अगर यहाँ अंगूठा का अगर बात करिएगा तो अंगूठा भी बल को बताता है। अंगूठा जो हो गया, अंगूठा हो गया जो बल को बताता है या गति। ये बताइए कि मध्यमा हो गया, जो मध्यमा जो धारा या EMF को बताता है, धारा या EMF को बताता है। और यहाँ अगर तर्जनी का बात करेगा तो तर्जनी है जो किसको बताएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। अभी दोनों में अंतर कुछ ही है कि जनरेटर होता है जो आउटपुट में क्या निकलता है? तो धारा निकलता है। और इनपुट लेता क्या है? तो इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा लेता है, चाहे तो हाथ से चला दीजिए या उससे विद्युत देके घुमा दीजिए, बस घुमाना है। मोटर जो आउटपुट निकालता है, आउटपुट निकालता है कौन सा? तो बल निकालता है या गति करवाता है। जैसे पंखा देखेगा कि इसमें यांत्रिक क्या होता है? तो विद्युत, यांत्रिक से विद्युत में हो जाता है। यांत्रिक से ये गति मोटर के किस पर काम करता है? जैसे जनरेटर हो गया या डायनेमो हो गया तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में करता है। उसी तरीका से मोटर होता है जो विद्युत से यांत्रिक देता है। तो मोटर में अगर बात करेगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा? तो आपको आउटपुट में बल या गति मिलेगा, बल या गति मिलता था, पंखा नचने लगता है। और जनरेटर में क्या होता है कि उसको पहले यांत्रिक आपको देना पड़ेगा, तब उस जाता है विद्युत में, तब आपको मिलेगा क्या चीज? तो आउटपुट में धारा मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर C होगा कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक के ले जाने वाली धारा की गति को बताता है। किसको बताता है? तो धारा की दिशा को बताता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हम क्या बताएं कि मोटर होता है जो आउटपुट क्या देता है? तो बल या गति देता है। इतने पॉइंट याद रखेगा। और जनरेटर होता है जो आउटपुट क्या देता है? आउटपुट ही क्या देता है? तो धारा या EMF देता है, धारा या EMF देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्रोड का अगर बात करेगा तो क्रोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो मृदु लोहा का उपयोग करते हैं। एक होता है क्रोड और एक होता है कॉइल। याद रखिएगा, कॉइल जो बना होता है वो कॉपर के बना होता है, या कॉइल हम कह सकते हैं कि तांबा का भी बना होता है, या कहीं कि सिलिकॉन इस्पात का भी दे देता है। सिलिकॉन इस्पात का भी होता है जो कॉइल बना होता है। लेकिन कॉइल बना होता है मेन क्या है? तो मेन इसका होता है, तो मारिएगा, तांबा का बना होता है। कॉइल किसका बना होता है? तांबा का। लेकिन अगर क्रोड दे देगा तो क्रोड जो बना होता है वो मृदु लोहा का बना होता है। क्रोड किसका बना होता है? तो मृदु लोहा का बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है, तो अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तर ध्रुव होगा, समझिएगा। जैसे ये बताइए कि ये एक मैग्नेट ले लीजिए और ये मैग्नेट में ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अब इसको दो भागों में तोड़िएगा। अगर बात करते हैं कि यहाँ से अगर इसको दो भागों में अगर काटते हैं तो दो भागों में काटला के बाद ये फिर नॉर्थ जनरेट होगा नया और ये हो जाएगा साउथ। तो वही बोला गया है कि जब अस्थाई चुंबक को जब दो भागों में हम तोड़ते हैं तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव बनेगा। तो देखिए एक दक्षिण ध्रुव बन गया और एक उत्तरी ध्रुव होगा। देखिए एक उत्तरी ध्रुव हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबक क्षेत्र से होकर गुजरती है तब क्या होता है। बोला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होता है, तो वेग और ऊर्जा नियत रहता है उस समय। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग और ऊर्जा नियत होती है उस समय, वेग और ऊर्जा नियत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूत्र में किसके सिद्धांत दिया गया है। जैसे ये सूत्र जो दिया गया है किसका सिद्धांत है, तो इस सूत्र में हम बताए थे कि ये जो सिद्धांत होता है वो लेंज का नियम पर होता है। और ईएमएफ बराबर, ये भी हम बताए थे कि ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी जो होता है वो डी टी होता है। ये निगेटिव जो बताता है, और निगेटिव ये बात तो बताता है कि जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। मतलब जिससे ये पैदा हुआ है उसी का विरोध करने के कारण इसका निगेटिव साइन लेते हैं। और ये साइन किसका, ये फॉर्मूला किसका, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो लेंज का नियम का, लेंज के नियम का है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकन बल हटा लेने के बाद किसी पदार्थ में अवशेष रह चुंबकत्व क्या कहलाता है। जैसे चुंबकन बल हटा लेने के बाद भी किसी पदार्थ में अवशेष रहा चुंबकत्व क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। इसे देखिएगा, एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक होता है जो हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे कोई भी मैग्नेट एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो ये हो गया हमेशा के लिए। लेकिन कोई भी चालक तार से अगर विद्युत गुजारिएगा तो उसके चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है, चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है। ये बात किसने बताया था, तो एचसी और स्टेट साहब ने बताया था। एचसी और स्टेट साहब ने बताया था कि किसी भी चालक तार से अगर विद्युत गुजारा जाता है तो उसमें चारों बगल मैग्नेट जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, तो ये बताइए कि इसमें से अगर हम मानते हैं कि इसको हटा लेंगे फिर भी थोड़ा समय के लिए अगर इसका अवशेष रह जाता है उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोलते हैं इस, तो ये तो परमानेंट हो गया, स्थायी चुंबक परमानेंट हो गया। लेकिन ये जो अस्थायी हो गया, जो जब विद्युत दीजिएगा तो उसमें मैग्नेट जनरेट होगा और विद्युत जब हटा लीजिएगा तो मैग्नेट समाप्त हो जाएगा। ये कुछ देरी के लिए कुछ उसका प्रभाव रह जाता है, उसी को बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन एक चुंबक के गुण नहीं है। निम्न में से कौन एक चुंबक का गुण नहीं है, तो चुंबक का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका चुंबक अगर गुण करिएगा तो हम डायरेक्ट आंसर पर जाते हैं कि उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि असमान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो यही चुंबक का गुण नहीं। अब समझिएगा, ये तीन को ऑप्शन सही है कि जब मुक्त रूप से लटकाया जाता है चुंबक तो पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में लटक जाता है, ये आपको भी पता है। फिर बोला है कि इर्द गिर्द चुंबक पदार्थ में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जस्ट आपको बताया कि कोई भी चालक तार में से विद्युत गुजारिएगा तो इसका इर्द गिर्द मैग्नेट जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो ही बोला है कि इर्द गिर्द चुंबकीय पदार्थ में प्रेरण चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अगले में बोला है कि आयरन और स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। बोलता है कि आयरन और स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, तो ये भी सही है। अब सी गलत है, वो हम आपको बताते हैं कि क्यों गलत है, समझिएगा। जैसे ये बताइए, बोला है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित और समान ध्रुव आकर्षित करता है, तो ये गलत दिया गया है। जैसे ये बताइए कि एक मैग्नेट हम ए ले लिए और एक मैग्नेट हम ए ले लिए, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल तो ये हो गया साउथ पोल। इसी तरीके से ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ये जब ये दोनों को सटाइएगा तो ये दूसरे को आकर्षित करेगा, ये दूसरे को क्या करेगा, तो आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि ये बताइए एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जब असमान ध्रुव रहता है तो आकर्षित करता है। और वही एक मैग्नेट यहाँ लेते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। एक सेकंड, इसे देखिए, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ। एक मैग्नेट लिए जो ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। अब ये देखिए समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, तो विकर्षित होता है। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षित होता है, लेकिन यहाँ उल्टा बोला है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित, विकर्षित बोलता है, गलत है, यहाँ आकर्षित होना चाहिए। तो समान ध्रुवों के बीच विकर्षित होता है
और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षित होता है। समान ध्रुवों के बीच क्या होगा, तो यहाँ समान ध्रुव है तो यहाँ विकर्षित होगा, यहाँ विकर्षित हो जाएगा, और यहाँ असमान ध्रुव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो गलत दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। बोला है कि कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिमाण होता है वो फ्लक्स में लीकेज के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो ये किसने बताया था, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम में बताया गया था। प्रथम नियम का अगर बात करेगा तो प्रथम नियम में ये बताया था कि ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो फाई का होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई का होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो फैराडे साहब ने कहा था कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। फर्स्ट नियम में बोला था कि फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ये बोला गया था फर्स्ट नियम में। अब फ्लक्स कैसे कटेगा, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकला। अब यहाँ से एक चालक हम लगाएंगे और एक चालक के माध्यम से जब ये जो घूमेगा तो ये बताइए कि यहाँ जब चुंबकीय फ्लक्स जब कटेगा यहाँ तो क्या जनरेट होगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा। अब दूसरा नियम में ये फॉर्मूला दिया कि ईएमएफ बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। समझिएगा, माइनस उस समय नहीं था, एन डी फाई बाई डी टी दिया था, माइनस लगाया था लेंज के नियम में। ठीक है, तो ये बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के में बताया था परिवर्तन होगा। तो देखिए फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फाई है ना, तो फाई में परिवर्तन। तो ये बताइए ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई में परिवर्तन का। तो फाई 2 माइनस फाई 1 भी कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दूसरा नियम में बोला था फ्लक्स में परिवर्तन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम में कहा गया था कि विद्युत वाहक बल परिभाषा फ्लक्स लीकेज में परिवर्तन का दर। परिवर्तन के बारे में किसके बारे में बोला गया था, तो फैराडे ने द्वितीय नियम के बारे में बताया था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। और कैसे ईएमएफ जनरेट होगा, तो जब इसको नचाइएगा चालक को तो क्या होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स के माध्यम से यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है इस प्रश्न में बोला गया है कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर निम्नलिखित पर आधारित होता है। बोला कि सभी प्रेरण प्रकार के ट्रांसड्यूसर किस पर आधारित होता है, तो फैराडे के नियम पर होता है। आपको हम बताए थे कि प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत दिया था फैराडे ने, और फैराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ बराबर याद रखेगा एन डी फाई बाई डी टी होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का लोहे के कोर में संतृप्तिकरण होने को क्या कहते हैं। जैसे लोहे के कोर में जो संतृप्तिकरण होता है उसे हम हिस्टेरिसिस क्षति कहते हैं, हिस्टेरिसिस क्षति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हिस्टेरिसिस क्षति होता है कि कोई भी जैसे मशीन को अगर जो विद्युत से चलता है उसको बार बार जैसे क्या करिएगा, तो विद्युत को अप डाउन करते रहिएगा, काटिएगा दीजिएगा, काटिएगा दीजिएगा, तो उसी में होता है हिस्टेरिसिस क्षति। सिंपल कह सकते हैं कि बंद चालू अगर बेर बेर करेगा तो उसमें क्या होगा, तो हिस्टेरिसिस क्षति होगा। और उसी में बोला कि लोहे के कोर में क्या होता है, संतृप्तिकरण होने के कारण हिस्टेरिसिस क्षति होता है। अगले प्रश्न कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपको पता है थे कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चुंबकीय प्रबलताओं के गुणनफल का, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, तो ये गलत है। ये बताइए कि डी स्क्वायर के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। ये सही है। एक सेकंड, ये जो हम दिए गए हैं, एक मिनट, आपको हम क्या बताएं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 का, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये बताइए डी स्क्वायर के व्युत्क्रमानीय समानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो सत्य है। तो सत्य का अगर बात करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, यही सत्य है। मैग्नेटिक एक फ्लक्स का हम बताए थे कि फ्लक्स का इकाई क्या होता है, वेबर होता है। और सीजीएस मात्रा का अगर बात करेगा तो सीजीएस मात्रा किसका क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। और ये बताइए कि फ्लक्स का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वेबर होता है। एक वेबर का अगर बात करेगा तो एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल
होता है, 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस क्षति निम्न पर निर्भर करती है। तो चुंबकीय सामग्री में अगर हिस्टैरिसीस क्षति होता है, जो हिस्टैरिसीस पास के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, फिर उत्क्रमणीय आवृत्ति पर भी निर्भर करता है, चुंबकीय सामग्री की आयतन पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करिएगा इसका फॉर्मूला क्या, तो आपको पता है कि हिस्टैरिसीस जो क्षति होता है वो KH जो होता है वो क्या होता है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, और इसका होता है BMFV। BMF भी होता है। F हो गया फ्रीक्वेंसी, V हो गया वॉल्यूम हो गया, V क्या हो गया, तो वॉल्यूम हो गया। तो देखिए दोनों है जो डिपेंड है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी पर भी है और ये आयतन पर भी है। तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति पर भी है, आयतन पर भी है और इसका क्षेत्र पर भी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होता है। तो ये बताइए स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होता है, तो कूलम्ब पर वर्ग मीटर होता है। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ फंसेंगे किसके साथ है, तो वेबर वर्ग मीटर के साथ फंसेंगे, क्योंकि वेबर बट वर्ग मीटर भी होता है फ्लक्स का। तो ये अंतर यही होता है कि वेबर पर वर्ग मीटर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। चुंबकीय फ्लक्स का अगर पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का बोलेगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और अगर स्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व बोलेगा, विद्युत फ्लक्स घनत्व बोलेगा तो कूलम्ब पर वर्ग मीटर होता है, या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर बोलेगा तो विद्युत चुंबकीय का हो गया, और अगर बोलेगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है या मात्रा क्या होता है, तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि विद्युत का बारे में बोला है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व का कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर, और बोलेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का क्या होगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि नियम जो प्रेरित EMF और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करता है, वह नियम कारण किससे है। बोला है कि नियम जो प्रेरित EMF और धारा सदैव उन्हें उत्पन्न करने वाले कारण उसका विरोध करता है, उसका क्या करता है, तो विरोध करता है। किस नियम में बताए थे, तो लेंज के नियम में बताए थे। आपको स्पष्ट दिखा देते हैं, जैसे एक सेकंड देखिएगा, कटा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा है। जैसे ए बताइए, हम बताए थे कि जैसे ए हो गया नॉर्थ पोल और ए हो गया साउथ पोल, और यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रहा है। ये चुंबकीय बल रेखाएं के पूरा समूह को ही हम क्या कहते हैं, तो फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब ये बताइए कि हम लेंज का नियम में बताए थे कि जो EMF जो होता है वो EMF होता है जो -N/d∅dt होता है। अब ये बताइए कि यहाँ से कोई चालक, अगर यहाँ से हम घुमाएंगे इस चालक को घुमाएंगे तो फ्लक्स कटेगा, और फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो EMF जनरेट होगा। तो देखिए फ्लक्स कटा तो EMF जनरेट हो गया, फ्लक्स कटेगा, ये फ्लक्स में परिवर्तन दे रहा है। और ये माइनस बताता है किसका, विरोध का। मतलब माइनस ये कहता है कि जिससे यह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है, इसी के कारण माइनस लगता है। और ये किसने बताया था, तो लेंज साहब ने बताया था कि जिससे वह उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध किया है, और वही EMF बराबर होता है -N/d∅dt। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मैग्नेट का। मैग्नेट में बोला एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर होता है। तो एक चुंबक का जब उदासीन बिंदु होता है वो क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। एक चुंबक के उदासीन बिंदु कहाँ पर होती है, तो या एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य हो जाती है। क्षेत्र जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ उदासीन बिंदु होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्त बता देते हैं कि हम जो बात करिएगा तो इलेक्ट्रीशियन में इस 6 चैप्टर आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है। और जस्ट आपको जो भी रिजल्ट, जैसे LP CBT 2 का जो रिजल्ट आएगा उस समय आपको हम एक में कंपाइल करके हम वीडियो बना देंगे। जैसे 2 लेक्चर हुआ तो एक ही लेक्चर में आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उस समय आप फास्ट रिवीजन वहां से कर लीजिएगा। तो चलिए, सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।